फिल्म की शुरुआत मार्गरेट से होती है, जो अपनी सुबह की शुरुआत स्विमिंग पूल में तैराकी करके करती है। कुछ देर पानी में बिताने के बाद वह चुपचाप बाहर निकल आती है। मार्गरेट अपने घर में अकेली रहती है। कुछ महीने पहले उसकी अपने पति से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और तभी से वह अपना ज्यादातर समय अपने स्टोर में बिताती है। जैसा कि रोज होता है, वह अपने स्टोर पहुंचती है, जहां उसका एक कर्मचारी उससे कहता है, मैम, एक आदमी आया था और आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है। मार्गरेट जवाब देती है, ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी, और फिर अपने काम में लग जाती है। उस शाम दुकान बंद करके जब वह घर लौटती है तो उसे मैट का मैसेज मिलता है, जो कभी उसका पति हुआ करता था। लेकिन मार्गरेट उसे नजरअंदाज कर देती है। अब उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी अकेले ही बिताएगी। अगले दिन जब मार्गरेट दुकान पहुंचती है तो वहां मैट खड़ा मिलता है। इस बार वह उसे पास के एक कैफे में चलने के लिए कहता है। मार्गरेट थोड़ी झिझकती है, लेकिन मान जाती है। कैफे में मैट टूटा हुआ दिखाई देता है। वह भारी और उदास आवाज में कहता है, तुमने तो अपना नाम भी बदल लिया, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहां उसके लिए नहीं आया हूं। फिर वह उसे एक तस्वीर दिखाता है, उनके बेटे की तस्वीर। वह कहता है, हमारा बेटा 2 हफ्तों से गायब है। मैंने पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। मुझे नहीं पता वह कहां है। मार्गरेट धीरे से जवाब देती है, मुझे भी नहीं पता कि वह कहां है। यह सुनते ही मैट पूरी तरह टूट जाता है और वहां से चला जाता है। वह इस उम्मीद में आया था कि शायद उनका बेटा मार्गरेट के पास हो, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर तक मार्गरेट वहीं बैठी सोचती रहती है, फिर वापस अपनी दुकान लौट आती है। वह अपने बेटे की एक तस्वीर प्रिंट करवाती है और उसे दुकान की खिड़की पर चिपका देती है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसे देखकर मदद कर दे। दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। दुकान बंद करने का समय आता है, लेकिन जैसे ही मार्गरेट दुकान बंद करने आगे बढ़ती है, उसे दुकान के पास एक अजनबी बेहोश पड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत दुकान बंद करती है और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वह उसे अपने घर ले जाती है, उसके घाव साफ करती है और पट्टियां बांधती है। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान होते हैं। मार्गरेट उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह नहीं उठता तो वह पानी लेने चली जाती है। वापस आने पर वह देखती है कि वह लड़का गायब हो चुका है। हैरान होकर मार्गरेट पूरे घर में उसे ढूंढती है और बाहर भी निकलती है, लेकिन वह युवक कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह मार्गरेट की नींद मैट के फोन से खुलती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह कहता है, हमारे बेटे की लाश मिल गई है, कूड़े के ढेर में। क्या तुम उसके अंतिम संस्कार में आओगी? बिना सोचे मार्गरेट जवाब देती है, नहीं। उसका दिल पहले ही टूट चुका था। बेटे को खोने के बाद अब उसके अंदर कुछ भी सहने की ताकत नहीं बची थी। एक दिन वह अपने बेटे की कब्र के पास चुपचाप बैठी होती है। उसे एहसास होता है कि उसका पति उससे दूर चला गया और अब उसका बच्चा भी हमेशा के लिए उससे छिन गया। मार्गरेट अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। हर दिन की तरह वह फिर से स्विमिंग पूल जाती है। वहीं उसे वही युवक दिखाई देता है जिसकी उसने उस रात मदद की थी। वह उसके पास जाकर धीरे से पूछती है, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? उस रात तुम्हारे घाव मैंने ही ठीक किए थे। वह युवक, जिसका नाम जो था, हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अब उसका हाथ ठीक है। फिर वह उसे धन्यवाद कहता है। बहुत लंबे समय बाद किसी ने मार्गरेट से इतनी गर्मजोशी से बात की थी और इससे उसे फिर से जिंदा होने का एहसास हुआ। कुछ पल चुप रहने के बाद मार्गरेट धीरे से कहती है, अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरे घर में रह सकते हो। वहां एक खाली कमरा है जो तुरंत हामी भर देता है। मार्गरेट उसे अपने घर ले जाती है और घर दिखाती है। ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर वह कहती है, तुम यहीं रहोगे, लेकिन किचन और बाथरूम नीचे हैं, इसलिए खाने और नहाने के लिए तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। जो कुछ देर तक चुपचाप घर को देखता रहता है। बहुत समय बाद उसे लगा कि जिंदगी ने आखिरकार उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उसे वह कमरा पसंद आ जाता है। उस रात मार्गरेट जो के लिए खाना बनाती है, लेकिन बाद में जब वह किचन में वापस आती है और अपना पर्स उठाती है तो उसे वह हल्का महसूस होता है। वह तुरंत समझ जाती है कि जो उसमें से कुछ पैसे निकाल चुका है। फिर भी वह कुछ नहीं कहती। वह अभी अभी घर में आया था और वह उसे डराकर भगाना नहीं चाहती थी। आधी रात को मार्गरेट की आंख खुलती है।
वह ऊपर वाले कमरे की तरफ देखती है, लेकिन कमरा खाली होता है। जब वह नीचे जाती है तो देखती है कि जो टीवी के पास सोफे पर सो रहा है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास से गुजरती है, जो एक आंख खोलकर उसे अजीब और समझ न आने वाले भाव से देखता है। मार्गरेट उसे नजरअंदाज करती है और वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। जब मार्गरेट दरवाजा खोलती है तो सामने एक महिला खड़ी होती है। वह कहती है, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं। आपके पड़ोसी ने बताया कि आपके पति काफी समय से आपके साथ नहीं रह रहे हैं। क्या यह सच है? मार्गरेट जवाब देती है, हाँ, वह काफी समय से यहां नहीं है। मुझे नहीं पता वह कहां है, शायद कहीं दूर चले गए हैं। एजेंट कहती है, एंड्रयू की पत्नी अब अपने बेटे का खर्च नहीं उठा पा रही है, इसलिए मैं कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूं। यह सुनकर मार्गरेट चुप हो जाती है। सच में उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर एजेंट की नजर पास में खड़ी एक कार पर जाती है। वह उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन इससे पहले कि मार्गरेट कुछ कह पाती, जो कमरे से बाहर आकर कहता है, वह कार मेरी है। एजेंट बिना शक किए वहां से चली जाती है। मार्गरेट राहत की सांस लेती है। वह हल्की मुस्कान के साथ जो से कहती है, तुमने मुझे मुसीबत से बचा लिया। अगर तुम मेरी कार चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। वह उसे कार की चाबी दे देती है, जो खुशी खुशी कार लेकर घूमने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट कुछ सामान खरीदने के लिए स्टोर चली जाती है। जरूरी सामान लेने के बाद जब वह घर लौटती है तो देखती है कि जो आराम से बैठा सिगरेट पी रहा है। मार्गरेट नाराज होकर कहती है, घर के अंदर स्मोक मत किया करो। फिर वह अपने कमरे में जाती है, एक ड्रिंक लेकर वापस आती है और उसे ऑफर करते हुए कहती है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। जो अपनी सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाता है और मार्गरेट उसका एक कश लेती है। वह खुश दिखाई देती है, जैसे कई सालों बाद पहली बार मुस्कुराई हो। फिर जो उसकी हथेलियों को देखता है, उसके अपने घाव अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे और बदले में वह धीरे से उसके हाथों को छूता है। मार्गरेट पूछती है, तुम्हारी मां, पिता, भाई बहन कहां हैं? जो जवाब देता है, वे सब आसपास ही हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहता। मैंने सालों पहले वह घर छोड़ दिया था। विषय बदलते हुए मार्गरेट पूछती है, क्या तुम्हें तैरना आता है? जो कहता है, नहीं। अगले दिन मार्गरेट जो को उसी स्विमिंग पूल में लेकर जाती है जहां वह हमेशा जाया करती थी। जब जो पानी में उतरता है तो मार्गरेट कहती है, अच्छी तरह तैरने के लिए सबसे जरूरी होता है कि तुम अपने हाथ ऐसे चलाओ और शरीर को हल्का रखो। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। जो उसकी बात मानता है और मार्गरेट धैर्य के साथ उसे तैरना सिखाती है। उस पल मार्गरेट को कुछ महसूस होता है। उसने अपना पहला बच्चा खो दिया था, लेकिन शायद भगवान ने उसे फिर से संभालने के लिए किसी को भेजा था। तैरते समय जो और मार्गरेट दोनों सच में खुश दिखाई देते हैं। अचानक जो मार्गरेट को अपनी बाहों में उठा लेता है, ठीक वैसे जैसे कोई बच्चा पहली बार पानी में खेलते हुए खुशी से अपनी मां को उठा लेता है। दोनों मुस्कुरा रहे थे। दोनों उस छोटे से खुशी के पल में खो चुके थे। जब वे वहां से निकले तब तक रात हो चुकी थी। जैसे ही मार्गरेट पूल एरिया से बाहर निकलती है, वह देखती है कि बाहर मैट खड़ा है, उसका एक्स हस्बैंड। मैट मुस्कुराकर कहता है, तुमने अब तक तैरना नहीं छोड़ा। जब तुम मेरे साथ रहती थीं, तब भी रोज यहां आती थीं। कुछ पल रुककर वह धीरे से कहता है, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूं। अगर तुम फ्री हो तो कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। मार्गरेट में मना करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह मान जाती है। बाद में दोनों एक होटल पहुंचते हैं, जहां वे चुपचाप साथ रात बिताते हैं। मार्गरेट उसे अपने करीब आने देती है, लेकिन अंदर से वह अब भी खालीपन महसूस कर रही होती है। उधर जो सड़कों पर भटक रहा होता है, जैसे वह मार्गरेट को ढूंढ रहा हो, लेकिन जो भी उसके रास्ते में आता वह गुस्से में उसे पीट देता। उसकी दुनिया अब सिर्फ मार्गरेट के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। अगली सुबह कपड़े धोते समय मार्गरेट को जो कि शर्ट की जेब में एक फोटो मिलती है। वह फोटो जो और उसकी मां की होती है। उसे एहसास होता है कि जो अपनी मां को बहुत याद करता है। जब मार्गरेट कमरे से बाहर निकलती है तो वह अचानक रुक जाती है। जो उसकी कार स्टार्ट कर रहा होता है। जैसे ही वह उसे देखता है, वह पूछता है, अगर तुम चाहो तो हम ड्राइव पर चल सकते हैं, मुझे अच्छा महसूस होगा। मार्गरेट मना नहीं करती।
दोनों चुपचाप निकल जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वे समंदर किनारे पहुंचते हैं। जो मुस्कुराते हुए मजाक में कहता है, चलो यहां तैरते हैं। मार्गरेट थोड़ी झिझकती है, लेकिन जो अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है और उसके पास पीछे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लहरों के बीच दोनों खुश दिखाई देते हैं। फिर जो एक अजीब खेल सुझाता है। वह कहता है, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकता है। मार्गरेट पानी के अंदर चली जाती है और 2 मिनट से ज्यादा वहीं रहती है। जो घबरा जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है और वह जल्दी बाहर आ जाता है। जब मार्गरेट तुरंत बाहर नहीं आती तो उसे लगता है कि शायद वह पानी में बेहोश हो गई है। वह तुरंत उसे बाहर खींचकर किनारे ले आता है। बाद में कपड़े पहनते समय जो कहता है, जब मैं छोटा था तब अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलता था। मैं पानी के अंदर चला जाता था और महसूस करता था कि मेरी सारी बुरी आदतें गायब हो गई हैं, सिर्फ सांस बचती है। यह कहते हुए वह धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, जैसे वह उसे जिंदगी के बारे में कुछ सिखाना चाहता हो। वापसी के रास्ते में मार्गरेट पूछती है, क्या तुम्हारी मां को पता है कि तुम मेरे साथ हो? जो जवाब देता है, उन्हें कुछ नहीं पता। कुछ ही देर बाद जो अपने कुछ दोस्तों को पास में देखता है और अचानक कहता है, तुम कार लेकर घर चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। यह कहकर वह उनकी तरफ चला जाता है और मार्गरेट अकेले वापस लौट आती है। अगले दिन मार्गरेट की दुकान पर मैट फिर से आता है। उसके हाथ में पैट्रिक के कुछ पुराने कपड़े होते हैं। वह कहता है, ये घर में पड़े थे, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। मार्गरेट उन कपड़ों को घर ले आती है और जो को देकर कहती है कि जो पसंद हो रख ले। जो उनमें से कुछ कपड़े चुन लेता है। जब वह उन्हें पहनता है तो उसे देखकर मार्गरेट को अपने खोए हुए बेटे की याद आने लगती है। वह भारी दिल के साथ चुपचाप जो के पीछे चलती रहती है। उसकी पुरानी यादें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। उस रात देर से अचानक मार्गरेट की नींद पानी की आवाज से खुलती है। वह धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है और देखती है कि जो अकेला शॉवर के नीचे बैठा है। मार्गरेट उसके पास घुटनों के बल बैठती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है, जैसे उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हो। जो कुछ नहीं कहता और न ही मार्गरेट। 2 टूटे हुए इंसान वहां चुपचाप बैठे रहते हैं। दोनों दर्द में थे, दोनों उलझे हुए थे और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अपने दुख को कैसे संभालें। अगले दिन मार्गरेट एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी अचानक अपने एक्स हस्बैंड मैट से मुलाकात हो जाती है। मैट टूटा हुआ दिखाई देता है। वह उससे कहता है कि उसकी मौजूदा पत्नी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और वह एक होटल में रह रहा है। फिर वह पूछता है कि क्या वे कभी दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन मार्गरेट चुपचाप मना कर देती है। उसी पार्टी में जो मार्गरेट के पास आता है और पूछता है, वह आदमी कौन था? मार्गरेट गहरी सांस लेकर जवाब देती है, वह मेरा पहला पति था। जो उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन मार्गरेट फिर मना कर देती है। जो बाहर निकलता है और वहीं उसकी मुलाकात मैट से हो जाती है। गुस्से में आकर वह मैट को मुक्का मार देता है और वहां से चला जाता है। थकी हुई मार्गरेट आखिरकार घर पहुंचती है, लेकिन आधी रात के करीब उसे ऊपर वाले कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह हिचकिचाते हुए सीढ़ियां चढ़ती है और दरवाजे की दरार से अंदर झांकती है। जो कमरे में किसी दूसरी औरत के साथ होता है। यह देखकर मार्गरेट अपनी आंखें बंद कर लेती है, गहरी सांस रोकती है और टूटे हुए दिल के साथ चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली सुबह जो के लिए उसके एहसास पूरी तरह बदल चुके थे। जब जो कार के पास कुछ काम कर रहा होता है, तभी लुसेंटा वहां आती है। वही औरत जिसके पति ने कभी मार्गरेट को धोखा दिया था। लुसेंटा मुस्कुराकर जो से पूछती है, क्या तुम मुझे कहीं छोड़ सकते हो? जो तुरंत मान जाता है। कुछ देर बाद मार्गरेट वहां से गुजरती है और लुसेंटा के छोटे बच्चे को रोते हुए देखती है। वह तुरंत उसके पास जाती है, बच्चे को गोद में उठाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद लुसेंटा वापस आती है और मार्गरेट बच्चे को उसे सौंप देती है। घर लौटने के बाद मार्गरेट फिर से अपने खोए हुए बेटे की यादों में डूब जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बेटे की मौजूदगी अब भी उसके आसपास हो। वह अतीत को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी जो चुपचाप उसके पास आता है और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखता है,
जैसे वह उसके दुख को समझना चाहता हो। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दो ऐसे लोग जिनके अंदर इतना दर्द था कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। अगली सुबह बहुत जल्दी मार्गरेट काम पर निकल जाती है ताकि पिछली रात के तूफान को पीछे छोड़ सके। धीरे धीरे जो की नींद खुलती है। वह एक बॉक्स खोलता है और उसके अंदर पुरानी तस्वीरें देखता है जिनमें एक छोटे बच्चे की फोटो भी होती है। अब उसे समझ आ जाता है कि मार्गरेट हमेशा दर्द में क्यों रहती है। भारी दिल के साथ वह अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उस शाम बाद में जो एक स्टोर में जाता है जहां उसकी मुलाकात फिर से मैट से हो जाती है। मैट उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उससे बात नहीं करना चाहता और बाहर निकल जाता है। मैट उसका पीछा करते हुए गली तक पहुंच जाता है। कुछ ही देर में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो जल्द ही मारपीट में बदल जाती है। उधर मार्गरेट घर पर होती है, तभी अचानक उसे एक वॉइसमेल मिलता है। वह जो कि मां का होता है। उसकी कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरा बेटा जो तुम्हारे साथ है, प्लीज प्लीज मुझे जवाब दो। मार्गरेट कुछ जवाब दे पाती उससे पहले जो कि गैंग से जुड़ा एक आदमी अचानक घर में घुस आता है। डर से मार्गरेट का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसके कपड़े तक पसीने और घबराहट से भीग जाते हैं। वह आदमी कुछ देर उसे हैरानी से देखता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। मार्गरेट एक बार फिर अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद मैट वहां पहुंचता है। वह उसे बताता है कि उनका बेटा पैट्रिक एक नहर के पास फिसल गया था और पानी में गिर गया। यह सुनकर मार्गरेट का सबसे गहरा घाव फिर से ताजा हो जाता है, लेकिन वह मैट से एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। टूटा हुआ और बेबस मैट आखिरकार वहां से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद जो लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल होता है, वह घायल होता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। मार्गरेट तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है। उसके घाव देखकर बिना कुछ सोचे वह उसे संभालती है और सीधे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में नोटिस बोर्ड पर लगी एक चीज देखकर मार्गरेट वहीं रुक जाती है। वह एक मिसिंग चाइल्ड का पोस्टर होता है। उस पर उसके बेटे की तस्वीर लगी होती है और अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वहीं पास में एक औरत खड़ी होती है, वह जो कि मां थी। मार्गरेट ने खुद उसे फोन किया था क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। वह नहीं चाहती थी कि जो कि मां भी उसी दर्द से गुजरे बिना यह जाने कि उसका बेटा कहां है। जो को उसकी मां के हवाले करने के बाद मार्गरेट चुपचाप पीछे मुड़ती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। न कोई सफाई, न कोई अलविदा, सिर्फ एक टूटे हुए दिल का बोझ। और इसी के साथ यह दर्द भरी कहानी खत्म हो जाती है।